आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार और एक नए वीडियो के साथ फिर मैं आपसे जुड़ने वाला हूं। और ये जो वीडियो मैं तैयार कर रहा हूं ये है आपका सेला 2019 का डिटेल सॉल्यूशन। और हम पिछले फर्स्ट पार्ट की चर्चा कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 की चर्चा करने वाले हैं और इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक के सारे क्वेश्चन हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग पहले वीडियो को देख चुके होंगे और पहले वीडियो को देखने के बाद जब आप सेकेंड वीडियो देखेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। देखिए स्टूडेंट, मैं एक चीज़ मेरे को एनालिसिस हुआ डिटेल सॉल्यूशन करते समय कि यार जिसने भी केमिस्ट्री पेपर तैयार किया होगा ना, मैं माशाल्लाह उसको जानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहा होगा। क्या उन्होंने क्वेश्चन सिलेक्शन किया है, क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है और बहुत शिद्दत के साथ उसने क्वेश्चन पेपर बनाए हैं। बहुत बढ़िया, जितनी तारीफ किया जाए उतना ही कम है। भयंकर ज़बरदस्त क्वेश्चन बनाए हैं। आप जब तैयारी करते समय आप जब क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा स्पेशल क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं 51 क्वेश्चन में। तो 51 में आ जाता हूं मैं। ये रहा हमारा 51 क्वेश्चन। अच्छा, 51 क्वेश्चन, एक मिनट मैं आप लोग का टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये चलो हम 51 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। किसमें विंटर ग्रीन के तेल की गंध होती है? विंटर ग्रीन जो होती है ना, हम क्या करते हैं, सैलिसिलिक एसिड लेते हैं। पहले क्या लेते हैं, सिलिक एसिड लेते हैं ना। और सैलिसिलिक एसिड को हम लोग जब मेथिल अल्कोहल के साथ हीट करते हैं तो हमको मेथिल सैलिसिलेट बनता है और इसी मेथिल सैलिसिलेट को हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। और इसका जो यूज़ है ना, पेन रिलीविंग बाम के रूप में होता है, क्रीम बनाने के रूप में होता है। तो यही होता है मेथिल सैलिसिलेट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक मिनट यार, ये थोड़ा सा मेरा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है कंप्यूटर पे। ये आप सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा प्रबलतम न्यूक्लियोफाइल है? तो प्रबलतम न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो कंफ्यूजन ये था कि I- होगा कि CN- होगा। तो आप जब रिलेटिव रेट आप लोग जस्टिफाई करोगे तो आपको क्लियर कट पता चलेगा कि यहाँ पे जो आयोडीन है ना, I-, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी बोल दिया था मैं, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ये मतलब अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल है ये। ठीक है, याद रखे रहिएगा, ये वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल है। इसके बाद आ जाते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, निम्न में से कौन सा स्पीशीज सर्वाधिक स्थायी है? सर्वाधिक स्थायी जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि ये एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है, इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। और क्यों एरोमेटिक है? क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसमें तो एंटी एरोमेटिक हो गया। एंटी एरोमेटिक है मतलब यहाँ पे देखोगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए आप लोग। सैलिसिलिक अम्ल को फिनॉल से निम्न अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। अभी भी ऊपर में एक फिनॉल का क्वेश्चन आया था, अभी फिर से फिनॉल का क्वेश्चन आया है। फिनॉल, सैलिसिलिक अम्ल को फिनॉल के साथ देखो हमारे पास फिनॉल है सैलिसिलिक अम्ल को फिनॉल से निम्न अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। फिनॉल जो है ना, NH की उपस्थिति में सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, CCl4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका NOH के साथ फिर से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन हो जाती है और ये बनता है आपका सैलिसिलिक एसिड। तो ये जो अभिक्रिया है ना,
इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रीमा-टीमन अभिक्रिया। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में भी होती है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, जो आपका क्वेश्चन ये जो है ना, आपका मोल कॉन्सेप्ट से पूछा गया है, रिएक्शन प्लस मोल कॉन्सेप्ट। देखो क्या बोलता है रिएक्शन प्लस मोल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, 0.03 ग्राम एल्कोहल ROH को CH3 MgBr में मिलाने पर 11.2 ml STP पर गैस निकलती है। एल्कोहल का अणुभार क्या होगा? ठीक है, तो आप एज्यूम ये करो कि आपका अणुभार कितना होना चाहिए। देखो बच्चे लोग एक बात देखो, आपका 0.37 ग्राम एल्कोहल है, तो आपको गैस कितना मिलेगा? ये तो गैस के फॉर्म में मिलेगा ना, 11.2 ml। तो 11 ml गैस मुक्त कब हो रही है? जब आपके पास अल्कोहल की मात्रा कितनी है? 0.037 ग्राम अल्कोहल है। तो आपको 1 मोल यानी 22.4 लीटर या 22,400 ml गैस मुक्त करने के लिए कितना ग्राम लगेगा? इतना ग्राम लगेगा, है ना। ये कितना है? 1 मोल, याद रखना। ये कितना है भैया? ये 1 मोल है ना। लेकिन ये 1 मोल है तो आपको इतना लग रहा है, तो अणुभार 11 ml निकल रहा है ना, 11 तो आपको दिमाग ये लगाना है कि आपके पास इतना ml गैस निकला है, इतना ml, तो इतना ml गैस निकलेगा, 11 इतना निकल रहा है, और 1 मोल के लिए कितना निकलेगा? यदि इतना निकलता है तो इतना ग्राम, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो 74 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 मोल को डिफाइन करता है। और ग्राम जो किसी भी स्पीशीज का जो मॉलिक्यूलर वेट है ना, समझ पा रहे हो, मॉलिक्यूलर वेट है वो किसके एज्यूम्शन के बराबर होती है? वो मोल पर लीटर के एज्यूम्शन के बराबर होती है, ग्राम पर मोल के। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 में। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, एक एक करके चुन चुन के नए नए क्वेश्चन डाले हैं यहाँ पे। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 में। बेंजीन के सल्फोनीकरण में सक्रिय स्पीसीज है। सल्फोनीकरण करते हैं ना, तो आप लोगों को लगेगा यार H2SO4 है तो HSO4 माइनस होगा। ये सोचना गलत है बच्चे लोग। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में एक सल्फ्यूरिक एसिड दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड के लिए एसिड का तरह काम करता है, और यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाती है। प्रोटोनेशन जब होता है ना, तो यहाँ से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अटैक करता है और ये H3O बन के निकल जाता है, और यहाँ से फिर डीप्रोटोनेशन होती है और ये बन जाता है SO3। तो इसका जो सल्फोनीकरण के लिए जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, वो ये सक्रिय स्पीसीज होता है। ठीक है, धोखा में मत रहिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 में। 57 क्या कहता है? प्रोपीन तथा प्रोपाइन में विभेद कैसे करेंगे? देखो प्रोपीन ये हो गया आपका ऊपर वाला, प्रोपीन हो गया, प्रोपीन, और ये हो गया आपका प्रोपाइन। जो प्रोपीन होती है ना, उसमें AgNO3 का रिएक्शन कराते हैं तो वो रिएक्शन हो नहीं पाती है, क्योंकि ये बहुत लेस एसिडिक प्रोटॉन होता है। लेकिन आप जब प्रोपाइन एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये क्या होता है कि ये आपका जो ये 2 मोल पार्टिसिपेट करता है यहाँ से। एक बार बता देता हूँ, यदि 1 मोल है तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो आप याद रखे रहना, विभेद करने का एक तरीका है कि यहाँ पे PPT बनेगा सेकेंड केस में PPT बनेगा, पहला केस में PPT नहीं बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी जहरीली गैस निकली थी? तो भोपाल गैस मेरे ख्याल से हाँ, ये 1984 में ही हुआ था, और ये एक कंपनी थी जो ये रॉ प्रोडक्ट के लिए जो आपका पेस्टिसाइड होता है ना, पेस्टिसाइड जो जिसमें हम लोग खेतों के लिए जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं, मतलब वहाँ पे जो कीट पाए जाते हैं उनको मारने के लिए दवाई बनती थी, है ना, पेस्टिसाइड बनती थी, उसके लिए मेथिल आइसोसाइनेट का प्रोडक्शन होता था। ये बहुत ज़्यादा जहरीली गैस थी, और इसी के निकलने के कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे उस समय। ठीक है, तो ये था मिथाइल आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट मत लिखना, आइसोसाइनेट है ना, आइसोसाइनेट अलग होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 में। क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है आपका? देखो
निम्न में से कौन गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा बनाया जाता है? गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण में आपको पता होगा ये थैलेमाइड रहता है जिसमें पोटेशियम KOH के साथ रिएक्शन कर रहते हैं तो पोटेशियम थैलेमाइड बनता है, जिसका एल्किल आयोडाइड के प्रेजेंस में जाते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और एन एल्किल थैलेमाइड बनता है, और इस एन एल्किल थैलेमाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे प्राइमरी इमीन बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिफैटिक। एरोमेटिक नहीं बनता ना, याद रखिएगा, एलिफैटिक बनता है। तो एलिफैटिक प्राइमरी इमीन बनाने का एक अच्छा तरीका है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 में। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 60 ये कहता है कि फिनॉल की PCl5 से अभिक्रिया कराएंगे तो मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। तो बच्चे लोग मुख्य उत्पाद ना एक्चुअल में जब हम लोग नॉर्मल कंडीशन में कराते हैं, जब हमारा PCl5 लेस अमाउंट में रहता है तब यहाँ पे बनता है क्लोरोबेंजीन, लेकिन यहाँ पे जो निकला हुआ स्पीसीज है रहता है ना ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो थोड़ा भी एक्सेस में हम लोगों को यदि फिनॉल मिलता है तो ये ट्राइफेनिल फॉस्फेट बना लेता है। तो ये ट्राइफेनिल फॉस्फेट वाला जो है ना एग्जाम्पल, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये यही होगा मेजर प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद यही बनेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 में। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 61 हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से है। देखो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन प्रति मोल हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा न्यूनतम होगी। देखो, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ना उसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बहुत कम होता है, मतलब उसमें हाइड्रोजन ऐड करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये, क्योंकि आप लोग जानते हो इसमें प्रति मोल जो प्रति रिंग जो है ना जो एरोमेटिसिटी होती है वो होती है हाईएस्ट एरोमेटिसिटी, इसी में सबसे ज़्यादा एरोमेटिसिटी होती है, एरोमेटिसिटी। ठीक है, प्रति रिंग के हिसाब से देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेंजीन। अब इसमें आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 रिएक्शन से पूछा गया है कि आप देखो, आपको अधिकता में दिया गया है ग्रिग्नॉड रिजेंट। ग्रिग्नॉड रिजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा तो आपको पहली बार में हाइड्रोलिसिस करोगे तो OH मिलेगा, फिर दूसरी बार करोगे तो 2 बार OH मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ये आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दिया गया है। देखो, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल और फिनॉल दिया है। तो बच्चे लोग आप लोगों को पता होगा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जितना ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही अच्छा OH बॉन्ड पोलराइज्ड होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, जो आर्थो वाला कंडीशन है ना उसमें आर्थो में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये आसानी से हाइड्रोजन निकल नहीं पाता है। ये वाला केस जो है ना, जो का आपका पैरा वाला नाइट्रोफिनॉल है, पैरानाइट्रोफिनॉल, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तेज़ी से काम करता है और इसकी एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होती है। और फिनॉल में तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा नहीं है, तो ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करो जिसमें फिनॉल सबसे कम हो, तो आपको एलिमिनेट करने में आसान होगी। फिनॉल 4th नंबर में था और केवल एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में नहीं, 2 ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना बच्चे लोग, ये 2 ऑप्शन हैं जिसमें डी फिनॉल लास्ट में है। ठीक है, और ये हो गया। ए और डी में कंपटीशन है तो मैं बोलूँगा सॉरी, ए और बी में तो बी वाला ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर है। ठीक है, ये इंट्रा है, इसमें इंट्रा है, इंट्रा। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए उसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 64 है ना, ये तगड़ा क्वेश्चन पूछा है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन। सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो है ना आपका फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन वाला रिएक्शन है। अब फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, ये जो लुईस एसिड होती है उसमें कार्बोकेटाइन का प्रेजेंस फॉर्मेशन होता है, जो कि आपका यहाँ पे ये इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। अब ये बच्चे लोग ये बताओ कि आपके पास जब ये पॉजिटिव चार्ज वाला है तो डोमिनेंट कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है वही तो डोमिनेंट करेगा ना, याद रखिएगा। इसका मोर डोमिनेटिंग फैक्टर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा। ठीक है, तो आपको या तो यहाँ पे लगना चाहिए OCH3 के प्रेजेंस में आर्थो में, इसके आर्थो में यहाँ पे, या तो यहाँ लगना चाहिए। यहाँ पे इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा।
तो मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा, ये वाला तो बनेगा ही नहीं। अब जो कंपटीशन थी ना, वो कंपटीशन थी सी और डी में। तो आप लोग यदि अच्छा से केमिस्ट्री को एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें सॉरी 1 मिनट बच्चे लोग थोड़ा सा परेशान हैं। हाँ, इसमें आर्थो और मेटा, तो ये मेटा कंडीशन में दे दिया है, तो ये मेटा कंडीशन में तो हो ही नहीं सकता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। ये मैं थोड़ा सा और ले आता हूँ, ये है आपका। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, डिक्रान एक उदाहरण है, तो डिक्रान तो पॉलिएस्टर का है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CF2 और माइनस और ClF2 प्लस की संरचना होगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेल बना दिया है, आप देखेंगे तो ये जो आपका है ये जो संरचना है आपका किसका है, ClF2 माइनस, और ये है आपका ClF2 प्लस, ये वाला। तो इसकी संरचना होगी बेंट और इसकी संरचना होगा रेखी। इसमें जो संकरण है आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें संकरण पाया गया है आपका sp3d और इसमें है आपका sp3। ठीक है, याद रखिएगा इसमें sp3 संकरण है। अब आते हैं सोडियम पोटेशियम के साथ लिथियम नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता जी? इसका सोडियम या पोटेशियम के साथ लिथियम नहीं पाया जाता, तो यहाँ पे एल्काली मेटल जैसे जैसे टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं ना, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है ना। तो पोटेशियम रिएक्ट मोर विगरसली देन सोडियम एंड लिथियम इज द लेस्ट रिएक्टिव। तो लिथियम की क्रियाशीलता थोड़ी सी कम होती है, इसलिए ये नहीं बना पाता उसके कंपैरिजन में ना। अब ये आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में, जिनान के फ्लोराइडों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो है ना नोबेल गैस का पहला यौगिक था पहला हमारा नोबेल गैस ये मिला था। और लुईस क्षार की भांति क्या है, देखो HbF5 जो है ना एसिड की तरह बिहेव करता है जब XeF2 रहता है, क्योंकि वहाँ से फ्लोरीन खींच लेता है, और XeF6 फिर से एसिड की तरह बिहेव करेगा जब आपके पास RbF5 होगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ये फ्लोरीन को खींच लेगा। यहाँ पे एक फ्लोरीन बस है, तो उपरोक्त तो सभी होगा इसका आंसर। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 60 नंबर में, और 60 नंबर क्या कहता है उसको देख लो एक बार। शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त होता है, तो शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त होता है विद्युतीय अपचयन से। ठीक, ये तो ऊपर ऊपर पूछ दिया, इसको मेरे को टेंशन वाली बात नहीं थी। जब आप बेसिमेरी प्रकरण वाला एक चैप्टर है उसको पढ़ोगे तो आपको ऊपर ऊपर दिखेगा। CH2O का रंग होता है, ये तो क्वेश्चन यार नहीं बनने वाला क्वेश्चन दे दिया, ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है क्या बताओ। ऑरेंज, येलो ऑरेंज कलर का होता है, तो येलो ऑरेंज, तो इसमें थोड़ा कशमकश है, येलो ऑरेंज है मतलब हल्का पीला ऑरेंज, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर किसको लिया गया है। मेरे को लग रहा है ये और ये दोनों हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, येलो ऑरेंज कलर का। ठीक है, और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है कि MnO4 से MnO2, Mn2 प्लस, MnOH थ्राइस और Mn4 बनने पर, सॉरी ये थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, बनने पर कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। बच्चे लोग इसके लिए ना सबसे पहले आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले MnO2 दिया है, MnO2 कहाँ है, इधर है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी +7 से +4 जाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन कौन से ऑप्शन में है, MnO4, तो ये यही वाला है ना। और MnO4 माइनस, ये इसमें जाओगे तो 1 ही इलेक्ट्रॉन लगेगा, तो ये सिंपल सा है, जिसको रेडॉक्स आता है वो उससे आसानी से बने रहता। ठीक है, किस तत्व का आयनन विभव सर्वाधिक होता है। देखो ये क्वेश्चन ना मैंने पिछले वाले वीडियो सॉल्यूशन में भी बात किया था, जो आपका एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें मैंने बोला था NL एग्ज़ाम में, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया था। तो जो फुल फिल होता है और साइज में छोटी होती है उसके लिए आयनन विभव का मान सर्वाधिक होता है। फुल्स गोल्ड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो फुल्स गोल्ड यानी मूर्ख सोना बोलते हैं, और मूर्ख सोना जो है ना
आपका जाना जाता है इसको, ठीक है, इसको देखिए ये रहेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग, तापीय स्थायित्व किस अणु का सर्वाधिक होगा? तापीय स्थायित्व उसका ज़्यादा सर्वाधिक होगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाएगा। तो आप लोगों को पता है ये तो बड़ा अनस्टेबल होता है और इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा ज़्यादा, तो इसमें संगुणन ज़्यादा होगा, तो इसमें इसकी जो आपका तापीय स्थायित्व यानी थर्मल स्टेबिलिटी इसी की ज़्यादा होगी। H2O2 द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होगा भैया, इसको तो मैं बोलूँगा क्या माशाअल्लाह क्वेश्चन पूछा है। इसमें ना आपको ये जानना था कि H2O2 से ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। देखो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो अपने से कम ऑक्सीडाइज को ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पे तो O3 जो है ना H2O2 से ज़्यादा मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो H2O2 और O3 को तो ऑक्सीडाइज कर नहीं पाएगा, हाँ है ना। लेकिन KIPBS Na2SO3 से मोर ऑक्सीडाइजिंग H2O2 होता है। ये जो H2O2 है ना, KIPBS इन तीनों को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन इसको नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर तो खुद H2O2 से ज़्यादा होती है। इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो A होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 इलेक्ट्रोलिसिस से पूछा है। केवल गलित KCl कि विद्युत अपघटन से पोटेशियम प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्यों? देखो, आपको मैं एक बात बताता हूँ। जो एनोड होती है ना उसमें हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाला पहले जाके डिपॉजिट होता है, और जो आपका कैथोड में, और जो कैथोड होता है ना उसमें हाई रिडक्शन पोटेंशियल होती है, वो पहले जाके डिपॉजिट हो जाता है या लिबरेट हो जाता है। और वैसे ही जो एनोड होती है ना उसमें लेस रिडक्शन पोटेंशियल वाला होता है, वो जो स्पीसीज है वो पहले जाके लिबरेट या डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पे जो ये पोटेशियम जो है ना इसका नेगेटिव पोटेंशियल होता है, इसको देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से थोड़ा सा लिथियम के नीचे है, आसपास -2 के वोल्ट के आसपास है ना। और इसका होता है 0.0, तो इसमें आपका पोटेशियम जो है जाके डिपॉजिट नहीं हो पाता। तो इसका क्या है, इसकी जो आपका डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो बहुत कम होता है, डिस्चार्ज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 77। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 में। 78 क्या कहता है उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 78 अच्छा क्वेश्चन है। कौन तीव्र अम्ल है? देखो, सबसे पहले संरचना बना दोगे, और संरचना बनाओगे तो आपको पता चलेगा इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। जो लास्ट वाला है ना इसमें 4 रेजोनेटिंग। तो जो कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद जो जितना अच्छा स्टेबल आपको कॉन्जुगेट बेस देता है, जितना ज़्यादा रेजोनेंस करता है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। और ये क्वेश्चन भी बड़ा ज़बरदस्त बनाया है जी 79। किन किन कक्षकों के हाइब्रिडीकरण से वर्ग समतली जटिल यौगिक बनते हैं? देखो, जनरली क्या होता है ना, हमको जब पढ़ाया जाता है तो हम जनरली DZ² कक्षक को वैकेंट रखते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वर्ग समतली के लिए उसमें dx² y² और s और px और py का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था घुमाने के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है उसको देखो। कौन सी समवायता होगी? क्वेश्चन नंबर 80, कौन सी समवायता होगी? CrCO, ठीक है। इसको मैं गलत जगह रख दिया हूँ, ये जो है ना यहाँ पे जाना था CrCO, ठीक है बच्चे लोग, ये होगा CrCO जो है ना, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। प्रकाशिक समवायता दर्शाती है, एक डस्ट्रो होगा तो दूसरा लियोट्रेटर होगा, प्रकाशिक समवायता। मैलेकाइट किसका खनिज है? मैलेकाइट जो है ना कॉपर का खनिज है, यही होता है मैलेकाइट, ठीक है, यही होता है जी मैलेकाइट, क्लियर। और उसके बाद 82 में आ जाते हैं। 82 क्या कहता है उसको देखो। 82 क्या कहता है? ट्रिस एथिलीन डाइमीन कोबाल्ट सल्फेट का सूत्र क्या होगा भाई? अरे भाई इसको तो एकदम सरल पूछ दिया है। ट्रिस एथिलीन डाइमीन, एक मिनट, थोड़ा सा रैंडम हो गया बच्चे लोग, इसको मैं आपको जब सेंड करूंगा तो इसको अच्छा कर दूंगा। ट्रिस एथिलीन डाइमीन का जो फॉर्मूला है ना,
इसका तो सिंपल सा फार्मूला है, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन सल्फेट। क्या लिखा है? ट्रिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड थल सल्फेट, कोबाल्ट थल सल्फेट। देखो सल्फेट में होता है SO4 है ना, और जो ट्रिस एथिलीन डाइएमीन होती है ना उसमें होता है COEN ट्वाइस और सॉरी थ्राइस होता है, याद रखिएगा। एथिलीन डाइएमीन ट्रिस बोला है मतलब थ्राइस हो जाएगा। बच्चे लोग इसमें ना घुमा के क्वेश्चन पूछा है, देखो इसमें होता है प्लस ट्रिपल प्लस। तो इसको जब स्टाइकियोमेट्रिक से आप फॉलो करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इसमें +6 होगा और इसमें -6 होगा। इसमें क्या होगा? सॉरी -6 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन बड़ा घुमा के दिया है बच्चे लोग, इसमें स्टाइकियोमेट्रिक क्वेश्चन पूछ दिया है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, 1 मिनट मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। Na+ Mg2+ Al3+ के जल योजित आयन के आकार का क्रम क्या होगा? ये क्वेश्चन सेम टू सेम उसमें पूछा गया था NL में, एकदम NL में का ही एग्जाम है। मैंने वहाँ पे बताया था कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसके आजू बाजू उसके इर्द गिर्द उसके सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में उतना ही ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है, और जितना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आता है हम बोलते हैं उसका जल योजन ज़्यादा हो गया। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी उसका जल योजन शक्ति उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये +, 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव ये, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये नहीं होगा, सॉरी ये गलत हो गया, डी होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 को देख लीजिए। कार्बन के किस, एक मिनट भैया, कार्बन के किस रूप का द्विआयामी पत्रक के समान संरचना है? विच फॉर्म कार्बन हैज 2 डायमेंशनल सीट लाइक स्ट्रक्चर। जब आप इसको थोड़ा सा, मैं यहाँ पे इमेज डालना भूल गया, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो आपको केवल और केवल ग्रेफाइट में दिखता है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, लेयर टू लेयर संरचना होती है। उसके बाद 85 में आ जाते हैं। 85 में देखो अभी कोऑर्डिनेशन से 2 क्वेश्चन दिख गया, ऊपर में दिखा गया था अभी और कोऑर्डिनेशन दिख गया। तो जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो पहले आप आयनाइजेशन कर दीजिए, आयनाइजेशन करने के बाद इसमें x लिख दीजिए 4- और 4- हो रहा है, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम लोग 84 में। 84 क्या कहता है उसको देखो, K3, देखो कोऑर्डिनेशन से ना अच्छा क्वेश्चन पूछा, कोऑर्डिनेशन को आपको अच्छा से देखना पड़ेगा। COSEN2Cl2 में कोबाल्ट का प्रभावी ऑक्सीकरण क्या होगा? देखो बच्चे लोग प्रभावी ऑक्सीकरण के लिए अपना सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कोबाल्ट का X हो जाएगा, En तो 0 होता है, क्लोरीन का -1 2 टाइम है, और ये प्लस है तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आया, तो यहाँ पे कोबाल्ट का होता है एटॉमिक नंबर 27, और प्लस चार्ज कितना बार है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो -3 करते हैं आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकलते हुए दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एथिलीन डाइएमीन एक जो है 4 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 है तो 8 हो जाएगा, और ये क्लोरीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना। तो इसका जो क्लोरीन देखो इसमें हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और 8 और ये 2 दूनी 4 होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा गलत कैलकुलेशन कर दी हूँ, 4 हो जाएगा, तो इसका आएगा 36 आंसर, ठीक है। 24 आ जाएगा, 24 12 36 होगा, ठीक। नाइट्रोजन का ऑक्साइड सफ़ेद ठोस होता है। नाइट्रोजन का केवल एक ही ऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था, मैं बताया ना, चुन चुन के क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत मतलब ये मान के चलो कि क्वेश्चन ना तो एकदम सरल है ना तो एकदम कठिन है, चुन चुन के क्वेश्चन पूछा गया है। कई क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब बनाने वाले ने बहुत शिद्दत से बनाया है इसको, ठीक है। इसमें वही का सिलेक्शन होगा जिसने पढ़ा हो, मतलब तुक्का मार के आएगा तो वो बर्बाद हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। मतलब तुक्का वाले के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। इनमें से कौन सर्वाधिक क्षारीय है? तो मैं बता देता हूँ बच्चे लोग, B2O3 जो होती है ना, एसिडिक ऑक्साइड होता है, Al2O3 एम्फिडोरिक होता है, मतलब उभयधर्मी प्रकृति का होता है। ये दोनों क्षारीय होती है, लेकिन टॉप से बॉटम की ओर जाओगे ना तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ती जाती है।
इसलिए इन दोनों में कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, तो क्षारीय प्रबलता तो बढ़ती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, किस लैंथेनाइट का विन्यास 4F7 5D1 6S2 होता है? तो इसमें कौन हो जाएगा भाई, इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपको तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग जनरली ना याद नहीं करते हैं, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करने वाली बात आ गई है। तो जो गैडोलियम होता है ना, आप लोग जब जाओगे तो गैडोलियम का होता है आपका, गैडोलियम का 4F7 6S1 और 5D1 हो जाएगा और 6S2 हो जाएगा। थोड़ा सा रैंडम लिखा गया, इसको लिखना था गैडोलियम 4F7 5D1 और 6S2, यही होगा गैडोलियम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैडोलियम। मतलब लैंथेनाइट सीरीज को भी आप याद करके जाइएगा ना, मतलब इस क्वेश्चन से ये सीख मिलती है, लैंथेनाइट सीरीज को भी याद करके जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर कहाँ आ गए हम लोग, 91। निम्न में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाता है? तो ग्रीन हाउस गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे लोग ना CFC को मार के आते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। तो वायु प्रदूषकों के वर्षा जल में मिलने के कारण क्या हो जाता है? वायु प्रदूषकों के जल में मिलने के कारण क्या होती है? जैसे वर्षा का जल तो अम्लीय होता है, लेकिन जैसे वायु प्रदूषक मिलता है ना, तो वो अम्लता से ज़्यादा अम्लता हो जाता है, उसकी अम्लता बढ़ जाती है, अच्छा खासा अम्लीय हो जाता है वो वायु प्रदूषक मिलने के कारण। ठीक है, तृतीय, अच्छा ये क्वेश्चन अगला आते हैं हम लोग, कौन तृतीय समूह के तत्वों के हैलाइड लुईस अम्ल होते हैं? निम्न में से किस हैलाइड की लेने की क्षमता अधिकतम होती है? मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता की बात कहा जा रहा है। तो ऊपर से नीचे आएंगे ना तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ती जाती है, तो जो नॉन मेटल होते हैं ना उसमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अप्रोच करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लेने की क्षमता बी बोरॉन में ज़्यादा होती है, बोरॉन अच्छा लुईस एसिड होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग 94 में। 94 क्वेश्चन जो है ना आपका लैंथेनाइट संकुचन से है, लेकिन इसको कोई कभी एज्यूम नहीं किया था कि वो रेडियस से क्वेश्चन पूछ देगा, इसने रेडियस से क्वेश्चन पूछा है। La++ का जो आयनिक त्रिज्या है वो 1.06 एंगस्ट्रॉम होता है। तो आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते जाते हो ना तो धीरे धीरे संकुचन होते जाता है, और संकुचन जो है ना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो आपका ये तो है 1.06, तो ये तो होगा नहीं, ये तो एकदम नियरली है, तो ये नियरली को लेते नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ना कन्फ्यूज़न ये आ रही थी कि सर एकदम ज़्यादा तो चेंज नहीं होता होगा, नहीं एकदम ही ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जो लेफ्ट से राइट की ओर जाते जाते बहुत ज़्यादा संकुचित हो जाता है। देखो ऊपर में फिर से ना ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, मैं अभी ऊपर में बताया था सोडियम वाला जो बताया निर्वहन क्षमता जिसको हम बोलते हैं डिपोजिशन टेंडेंसी, ये फिर से वही पोजीशन पूछ दिया है। मतलब फैराडे से 2 क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से बच्चे लोग ये देखोगे तो कैथोड जो होगी ना उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसमें आएगा आपका एल्यूमिनियम आके डिपॉजिट हो जाएगा, तो आपको एल्यूमिनियम मिलेगा। और ऐसे ही एनोड पर आओगे तो आपको एनोड पर क्या मिलेगा? एनोड पर मिलेगा आपका O2 गैस मिलेगा। ठीक है, क्रायोलाइट का जल अपघटन किया है Al2O3 का, किसका किया है भाई? ठीक, Al2O3 का क्वेश्चन यार, मतलब गजब क्वेश्चन पूछा है। तो क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला होता है ना उसको जानना जरूरी है। Na3 हो जाएगा और Al और F6 होता है। तो आपको लग रहा था फ्लोरीन गैस मिलेगा, तो जिसने फ्लोरीन गैस मारा होगा ना वो बहुत ही गलत किया है। यहाँ पे फ्लोरीन गैस नहीं मिलती है, बल्कि हमको क्या मिल जाती है, वहाँ पर फ्लोरीन के बदले हमको मिल जाता है क्या? ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पे जो H2O होता है ना, H2O बच्चे लोग वहाँ पे जाके वो देता है आपको O2 दे देता है ऐसा, और यहाँ पे 4H+ दे देता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसलिए वहाँ पे फ्लोरीन नहीं मिलता बल्कि ऑक्सीजन मिल जाता है।
इसको विद्युत अपघटन वाला जो चैप्टर है ना, उसमें मैं बहुत आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन अभी देख लिए आप लोग, उसमें PRL में भी देखे थे, NNL में। इसके बाद मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 96 में। दूषित पानी के किस पदार्थ से दूषित होने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम की बीमारी होती है? ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है ना, वो नाइट्रेट्स के कारण होती है। नाइट्रेट्स जब बढ़ जाता है ना, तो इसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। उसके बाद 98 इनऑर्गेनिक का तगड़ा क्वेश्चन पूछा है। देखो, आप जब NaOH को आप सोडियम क्रोमेट के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको सोडियम की ये जो क्रोमियम का जो हाइड्रोक्साइड है उसके साथ रिएक्शन कराओगे तो सोडियम क्रोमेट बनता है, और इसी सोडियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे ना तो सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन था ना, ये जेई का था, मतलब ये तो अभी तक नीट में नहीं दिखा मेरे को, जेई का क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी। बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछा है इसने, मतलब मैं बोला था ना, मतलब ऐसा टीचर इसको बनाया है, जिसने भी बनाया है, मतलब जिसने जेई और नीट दोनों पढ़ाया है। मतलब ऐसा नहीं कि जिसने जेई बस पढ़ाया, जिसने नीट बस पढ़ाया, जिसने दोनों पढ़ाया। किस में एस बंद नहीं पाया जाता? बच्चे लोग, इसके लिए ना आपको स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला याद रखना ज़रूरी है। आपको केवल मॉलिकुलर फार्मूला याद रखेंगे तो बनेगा नहीं। आपका जो ये है ना, जिसको हम डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनते हैं H2S2O7, ठीक है, डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें पाया जाता है SS, बंद नहीं पाया जाता इसमें ना SOS बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए एक बार। 100 में क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन नंबर 100 ये लिखा है, यदि MX3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है तो M के द्वारा उपयोग किए गए सिग्मा अब बंधनकारी कक्षा क्या है? बच्चे लोग, आपको पता होगा sp2 का संकरण होगा ना तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहले तो ये बात रखना, क्या स्ट्रक्चर बनता है? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है। और जब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें सेम एटम है, तो वहाँ पे ना सभी के सभी जो वेक्टर्स हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉन खींचने वाला वेक्टर होता है, वो परिणामी को क्या कर देता है? 0 कर देता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। BCl3 इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उसके बाद 100वें की बाद ना मैं 74 में आ रहा हूँ। 2 क्वेश्चन जो है ना मेरे से धोखा से छूट गया था, जिसको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें 74 जो है आपका आया है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्वेश्चन से, और ये तगड़ा क्वेश्चन पूछ दिया है। इवन देखोगे N3H और NH3 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था पूछा है। बच्चे लोग, मैं ना सबसे पहले N3 हाइड्रोजोइक एसिड में आता रहा हूँ, N3H में। तो ये जो है ना एसिडिक हाइड्रोजन होती है, इसको जब आप डिसोसिएट कर दोगे ना बच्चे लोग, तो आपको ये प्लस चार्ज मिलेगा, ये माइनस चार्ज मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग 3 नाइट्रोजन है तो 3x लिख देते हैं, हाइड्रोजन का +1 होता है। तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना आएगा? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा आपका -1/3। तो -1/3 किसका है? नाइट्रोजन का। तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? +1/3। याद रखना, जब नाइट्रोजन का है -1/3 तो आपका हाइड्रोजन का हो जाएगा +1/3। ठीक है। और ऐसे ही NH3 में आते हैं। NH3 में तो आपको पता होगा, NH3 में नाइट्रोजन तो विद्युत ऋणी है ना, विद्युत ऋणी है, और ये इसमें होता है आपका प्लस चार्ज, तो हाइड्रोजन का प्लस चार्ज होता है। लेकिन अमोनिया में जो हाइड्रोजन होती है ना, वो एसिडिक नहीं होता, एकदम ज़्यादा एसिडिक नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा +1/3, और अम्लीय होता है, और यहाँ पे उदासीन कैरेक्टर का होता है। जब भयंकर ज़्यादा बेस आएगा तब जाके प्रोटॉन खींचता है, ऐसे नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता बच्चे लोग। तो अम्लीय मत समझना उसको, उदासीन ही समझना ना। अब इसके बाद आ जाना, मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत लेवल का है। क्वेश्चन नंबर 97 भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और ये पॉलिंग साहब ने जब अपना इक्वेशन प्रपोज किया था कि किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की गणना की जाए, तो वहाँ से क्वेश्चन आया है, और ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप के लिए फार्मूला होती है, ये वाला आपका फार्मूला है। और इस फार्मूले में जब जाएंगे ना आप लोग, तो आपको ये Hc का डिसोसिएशन एनर्जी, HH का डिसोसिएशन एनर्जी और Cc का डिसोसिएशन एनर्जी इस फार्मूले में पुटअप करना पड़ेगा। पुटअप करेंगे ना
तो हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा काई सी और काई एच, है ना। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया आपको कितना, आप देखोगे तो 0.494 आ गया। कितना आ गया? 0.494 आ गया। अब 0.494 है, आप इसको क्या करो, इसको इधर रख दो, इसको इधर ले जाओ, तो आपको हाइड्रोजन का पता होगा 2.1 होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो कार्बन है उसका एग्जैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा 2.59 आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ना क्वेश्चन बहुत लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं एक ही चीज़ कहूँगा बच्चे लोग, क्वेश्चन जो है ना आप ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, आपको डेप्थ में जाके पढ़ना है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। क्वेश्चन बहुत मज़ा आएगा, क्वेश्चन का नई केमिस्ट्री है ना। तो एक बार देख लेते हैं कहीं पे कोई क्वेश्चन छूटा होगा तो। स्क्रॉल करते जा रहा हूँ मैं। अप्रॉक्सीमेट मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कशन कर दिया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, इंग्लिश मीडियम के जो क्वेश्चन है ना इसके बाजू में है, तो आपको मेरे से संपर्क करना पड़ेगा और आपको इस वीडियो को इस पीडीएफ के लिए आपको थोड़ी सी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और हमारा वीडियो लेक्चर जो है ना स्टार्ट हो चुका है। हम व्याख्याता एग्ज़ाम के लिए जो रेगुलर क्लास है वो उसको स्टार्ट कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं, यदि उन लोग चाहते हैं कि हम अच्छा बेहतर तैयारी करें तो वो लोग बेहतर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और ऑनलाइन मोड में मेरी पूरी क्लास होगी, मैं ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो सारी की सारी क्लासें होगी वो ऑनलाइन क्लास होगी, ठीक है। मैं जितना भी स्टडी मटेरियल है मेरे पास, मैं आपको स्टडी मटेरियल भरपूर प्रोवाइड करूँगा। जितने डाउट होंगे आप मेरे साथ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। अगले वीडियो में हम PRL की चर्चा करेंगे। तो 2 वीडियो फिर से आने वाला है। PRL का 2 पार्ट आएगा और PRL को भी आप लोग बिल्कुल देखिएगा। और जैसे ही आप वीडियो को देखते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू।